So in last class we have started electronic configurations. मैंने आपको अप टू 10 बता दिया था, हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक. अभी उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे. तो सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम तक हो गया है. आगे कंटिन्यू करते हैं. After that was silicon 14. The configuration was 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. उसके बाद आपने फॉस्फोरस लिखा होगा. दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ठीक है. फॉस्फोरस के बाद नेक्स्ट एलिमेंट वाज सल्फर 16. So this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. That is chlorine 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. After that it is argon 18. So this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ठीक है, argon तक पहुंच गया. उसका नेक्स्ट वाज 19, पोटेशियम. So this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. पोटेशियम के बाद नेक्स्ट वन इज कैल्शियम 20. दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 4s2. After that it is scandium 21. तो scandium 21 में 4s2 तक कंप्लीट होगा. इसके बाद 3d1 आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज 3d1. इसके बाद आपने लिखा हुआ टाइटेनियम 22 में. अब 4s के बाद 3d में इलेक्ट्रॉन जाएगा. तो 3d1 के बाद नेक्स्ट इज 3d2. सीक्वेंस में आगे फिल करते चले जाएंगे. अब डी की कैपेसिटी कितनी है? 10 तक. अब ये D1, D2, D3, D4, D5 ऐसे आगे बढ़ते चले जाएगा. After that is vanadium 23. Next one is vanadium 23. So this is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Next one is chromium. यहाँ जाके थोड़ा टेक्निकल बना होगा. आपने अपने रूल से अगर इसको लिखा होगा तो इट कम्स आउट टू बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and then it comes out to be 3d4. But यहाँ पे आर्को प्रिंसिपल का एक्सेप्शन आता है and we write it as 4s1, 3d5. ये आपको पहले अपनी कॉपी में करेक्ट करना है. दिस इज एन एक्सेप्शन टू आर्को प्रिंसिपल. क्यों होता है ऐसा अभी थोड़ी बार एक्सप्लेन करेंगे. तो पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन सही करना है. तो इन केस ऑफ क्रोमियम द कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1, 3d5. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इज मैग्नीज 25. मैग्नीज कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. ये अपना आपको के रूल के हिसाब से चल जाएगा. दिस इज 4s2, 3d5. After that is iron 26. So iron configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, then 3d6. After iron, next one is cobalt 27. So cobalt 27 is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 4s2 के बाद 3d7. उसके बाद नेक्स्ट वन इज निकल 28. ठीक है. तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. बिल्कुल सेम आर्को प्रिंसिपल से सीक्वेंस में चलना है. केवल क्रोमियम के केस में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी बताता हूँ क्यों आती है, बट उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले सही लर्न करना है. तो क्रोमियम इज एन हाइलाइटेड केस, वो ध्यान रखना है. दैट इज 4s1, 3d5. बाकी सीक्वेंस में एकदम आर्को प्रिंसिपल प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन इज 29 कॉपर.
अब यहाँ पे भी देखो जो प्रॉब्लम क्रोमियम में थी वही प्रॉब्लम यहाँ कॉपर में भी आती है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इज 4s1 3d10। कॉन्फ़िगरेशन इज 4s1 3d10। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू अबव प्रिंसिपल, को भी हाईलाइट कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट वन वाज जिंक 30। The configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। The configuration लिखेंगे तो it comes out to be 3d10। Next one is gallium 31। तो अब देखो D10 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज, बताओ D10 3D के बाद नेक्स्ट लेवल है 4p 4p 4p। अब आगे की फिलिंग स्टार्ट करेंगे 4p से। The configuration will be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, then 4p1। p की कैपेसिटी कितनी है 6। अब इसी सीक्वेंस में आगे 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते चले जाएंगे। गैलियम के पास जर्मेनियम 32। तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड आफ्टर दैट 4p2। ठीक है। जर्मेनियम के बाद नेक्स्ट वन इज आर्सेनिक 33। तो कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम तरीके से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, then it comes to 4p3। After that it is selenium 34। and the configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, then 4p4। Next one is bromine 35। This is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5। And the last one is krypton 36। So krypton 36 is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, then 4p6। ये आपके 36 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एकदम क्लियरली मालूम होना चाहिए। इस लिस्ट में आपको देखो दो जगह पे एक्सेप्शन आया, एक क्रोमियम पे और एक कॉपर पे। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 4s2 3d5 4s2 3d4 होना चाहिए था, बट मैंने लिखा 4s1 3d5। and similarly in case of copper the configuration must be 4s2 3d9, but the actual configuration is 4s1 3d10। तो ये आपके दो टिपिकल एक्सेप्शन टू अबव प्रिंसिपल हो गए। तो अगर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं तो हमारे कोर्स के हिसाब से अगर आप आईआईटी का सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में तो क्लियरली मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 36। तो मैंने आपको 1 to 36 लिखा दिया। बट चूंकि हमारे कोर्स में पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एस ब्लॉक ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज भी आएंगी, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो उसके कॉन्फ़िगरेशन आप आगे भी चाहो तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। और उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे क्रोमियम और कॉपर जैसे केस है जहाँ पे अबव प्रिंसिपल का एक्सेप्शन आता है, तो वो केसेस में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर हम एक्सेप्शन टू अबव प्रिंसिपल अलग से लर्न कर लें तो बाकी कॉन्फ़िगरेशंस को इजीली एज पर अबव प्रिंसिपल लिखा जा सकता है। तो आप ऑल 118 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, प्रोवाइडेड यू नो एक्सेप्शंस टू अबव प्रिंसिपल। ठीक है। तो मैं अभी आपको वन बाय वन बताता हूँ, बट उसके पहले एक तरीका और सीख लेना है कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इनर्ट गैसेस से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल का थोड़ा आइडिया लिया है एंड यू नो रिटन अबाउट पीरियोडिक टेबल। तो उसके बेसिस पे हम सबसे पहले इनर्ट गैसेस हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एक इनर्ट गैस है हीलियम, इनर्ट गैसेस को रेड से मार्क करके करो। यहाँ दूसरी इनर्ट गैस है देखो नियॉन। इसके बाद एक और इनर्ट गैस आ रही है यहाँ पे क्रिप्टन, और सॉरी ऑर्गन। और लास्ट में एक इनर्ट गैस आ रही है यहाँ पे क्रिप्टन। अभी आगे भी लिखेंगे तो ज़ेनॉन और रेडॉन, दो इनर्ट गैसेस और आएंगे। अभी मैंने इनर्ट गैसेस को हाईलाइट कर दिया।
तो अब क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन में आप ध्यान से देखो तो ये जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है रिपीट हो रहा है बार बार। तो हम क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम इनर्ट गैस का सिंबल ब्रैकेट में लिख के बाकी उसके आगे वाला कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट कर देते हैं। मतलब जैसे अगर लिथियम से कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो उसका एक और तरीका है, यू मे राइट हीलियम, मतलब हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन पहले यहाँ पे अज्यूम कर लिया और सिंपली 2s1 उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज हीलियम 2s2। अब यहाँ तो बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होता क्योंकि आपको सिर्फ 1s2 ही लिखना था स्टार्टिंग में, बट आगे वाले केस पे जाके ये चीज़ एडवांटेज होने लगती है। तो यहाँ पे हीलियम 2s2 2p2, समझ में आया तरीका? मतलब इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को लिखना अवॉइड कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए केस में तो पूरा लिखने में फायदा होता है क्योंकि हीलियम लिखो या 1s2 लिखो दैट डज नॉट मेक मच डिफरेंस, बट रूल है इसलिए आपको रूल्स की तरह सिखा दे रहा हूँ। तो 2s2 2p5 नियॉन तो इनर्ट गैस ही है। अब इसके आगे से देखो हेल्प मिलती है। उसके आगे वाले केस में अगर आपने पहले नियॉन लिख दिया तो 1s2 2s2 2p6 नहीं लिखना पड़ेगा, सीधे नियॉन 3s1 लिख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर केस में हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होता है वो पहले ही शेल के लिए रिक्वायर्ड होता है। ज़्यादातर केसेस में जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होता है दैट इज नीडेड फॉर बैलेंस शेल। तो अभी बैलेंस शेल का केस बस इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले वाले केस को इनर्ट गैस से रिपोर्ट कर देते हैं। अदरवाइज अगर हमें कभी भी लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। बट ये भी अलाउड है लिखना। आप इनर्ट गैस का पहले सिंबल लिख दो और उसके बाद बैलेंस शेल आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स का बस कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो इट विल हेल्प या इट विल बी करेक्ट। वैसे हम सारे कॉन्फ़िगरेशन को दोबारा लिख सकते हैं। एक बार क्विकली आप फटाफट सारे कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख दो। देखो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ केमिस्ट्री की की है। मेजर क्वेश्चन जो हम केमिस्ट्री में डील करेंगे वो इसके बिना नहीं होते। आपको किसी भी एलिमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं आ पाएगा अगर आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन ठीक से नहीं पता है। तो ये आपके कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बाद ऑर्गन पे देखो इनर्ट गैस पे पहुंच गए तो उसके आगे के कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गन कॉपी कर देंगे। तो ऑर्गन 4s1, ऑर्गन 4s2, then organ 4s2 3d1, then organ 4s2 3d2। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 3d पहले लिखो या 4s बाद में लिखो। मैंने सिर्फ जो ऑर्डर लिखा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी है। कुछ लोग इसी कॉन्फ़िगरेशन को सेल्स के हिसाब से लिखते हैं। तो जैसे स्कैंडियम लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, उसको कोई ऐसे भी लिख सकता था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो आप सारी शेल्स एक शेल के सारे सब शेल्स को एक साथ भी लिख सकते हैं। वो सिर्फ लिखने का कन्वेंशन है, उसको कुछ अंतर नहीं है। लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि जो मैंने वे फॉलो किया है वो फॉलो किया है जिससे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी साथ साथ याद हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे ही लिखिए। अदरवाइज ऑप्शन में अगर ये आगे पीछे भी लिखा जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक सेल के सारे सब सेल्स को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट केस देखो, क्रोमियम इज एन एक्सेप्शन टू अफवाह प्रिंसिपल। केस बात करेंगे तो 4s2 जैसे आप ना then comes आयरन। तो आयरन के केस में टेस्ट ऑर्गन 4s2 3d6, then it is cobalt, this is 4s2 3d7, then it is nickel organ 4s2 3d8, then it is copper organ 4s1 3d10, then for zinc it is organ 4s2 3d10, next it is organ 4s2 3d10 4p1, next one is organ 4s2 3d10 4p2, next one is organ 4s2 3d10 4p3, next one is organ 4s2 3d10 4p4, the last one is organ। उसके बाद तो क्रिप्टन आपकी नेक्स्ट यूनिट गैस आ जाएगी। तो फिर आगे वाले केस में क्रिप्टन से लिखना स्टार्ट कर देंगे। समझ आई टेक्निक? दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं।
तो नियरेस्ट इनर्ट गैस के बाद से नेक्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को लिखना अवॉइड कर देते हैं, तो वहाँ केवल इनर्ट गैस का सिंबल लिख देते हैं, उससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम चल जाता है। ठीक है, तो अब आपको देखो लॉजिक समझ आ गया होगा। जब आप सर प्रिंसिपल से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं एक्सेप्ट द केस जहाँ पे प्रिंसिपल का एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस हुए जो प्रिंसिपल के एक्सेप्शन से उन्हें मार्क कर लिया जाए, तो फिर बाकी केसेस हम लोग क्विकली लिख पाएंगे। ठीक है, उसमें इनर्ट गैस का सिंबल लिख रहे हैं, तो इनर्ट गैस के सिंबल का मतलब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन सब्स्टिट्यूट कर देना है। जैसे कोई भी देखो मैंने सीधे येलो से हाईलाइट कर दिया है, जैसे सपोज करो सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, तो 1s2 2s2 2p6 ये नियॉन लिख दिया है और बाकी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर दिया 3s2 3p2। इससे सर लर्न करने में आसानी होगी ना सर, इजिली लर्न हो जाएगा सर। लर्न करने में तो नहीं आसानी होगी, वो तो आप वो प्रिंसिपल ही है, बट एडवांटेज होगा लिखने में। देखो क्या होता है, हम लोग थोड़ा तो आलसी ही शॉर्टकट मानने की कोशिश करते हैं, तो ये शॉर्टकट है, पूरा नहीं लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज आइडियल तरीका तो यही है कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बट एक ही चीज बार बार रिपीट करने का मतलब क्या, उसका शॉर्टकट बना लिया आपने। तो शॉर्टकट ये बना दिया कि नियरेस्ट इनर्ट गैस लिख ली उसकी और बाकी कॉन्फ़िगरेशन अलग से लिख दिया। अब इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पहले से पता है, अगर हमें कभी पूरा बोलेंगे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, तो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन रिप्लेस कर देंगे तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिख जाएगा। तो दिस इज एन शॉर्ट, यू मे से इट इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट, ज्यादा नहीं लिखना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार एक ही बात लिखने का कोई सेंस नहीं है ना। तो वी हैव क्रिएटेड अ शॉर्टकट, जहां पे भी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उसमें इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को रिप्लेस करके इनर्ट गैस का सिंबल लगा दिया और बाकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। क्योंकि ज्यादातर केसेस में हमें वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया चाहिए होता है, तो वो हमें पता चल जाता है, इसलिए हमें पीछे के कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आगे के क्वेश्चन डील करने में इतना ही कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होता है, तुम्हारा काम चल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा ही लिखेंगे। हाँ ऑब्वियसली, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो पूरा लिखेंगे, ऑल्दो अगर आप इनर्ट गैस वाला भी लिख दोगे तो वो करेक्ट आंसर होता है, उसको इनकरेक्ट नहीं कहते। आप इनर्ट गैस सिंबल प्लस कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इज करेक्ट, अदरवाइज एडवाइजेबल यही है कि पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो। ठीक है, चलो इसके बाद देखो क्या होता है कि अब आपको इतनी देर में एक चीज समझ आ गई होगी कि अगर हमें अफवो प्रिंसिपल सही से पता है तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। केवल एक दो जगहों पे प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे अफवो प्रिंसिपल का एक्सेप्शन आएगा, तो इसका मतलब बेसिकली हमें डील करना है अफवो प्रिंसिपल के एक्सेप्शंस। तो नेक्स्ट टाइटल लिखेंगे एक्सेप्शंस टू अफवो प्रिंसिपल। पहले ये बता देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि जो एनर्जी ऑर्डर लिखा वो हमने कैसे लिखा, उस चीज पे दोबारा आते हैं। तो अभी एक टाइटल लिखना है एक्सेप्शंस टू अफवो प्रिंसिपल। तो ऑल्दो मैं आपको सब लिखा दे रहा हूँ, मतलब इट विल हेल्प यू टिल क्लास 12th कि कोई कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं फंसेगा, बट अभी प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में केवल अगर आप दो कॉन्फ़िगरेशन भी याद रख लोगे, क्रोमियम एंड कॉपर, तो भी काम चल जाएगा। बट अभी जो बात मैं आपको बता रहा हूँ एक्सेप्शन टू अफवो प्रिंसिपल, ये आपके आगे की पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प करेगा, इसलिए एक ही बार मैं बता दे रहा हूँ। जितने भी पीरियोडिक टेबल में पूरे एक्सेप्शन है सब एक साथ लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइटल लिखते हैं एक्सेप्शंस टू अफवो प्रिंसिपल। और देखो एक बात ध्यान से याद रखनी है, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी आपको, अफवो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफवो वाज नॉट एन साइंटिस्ट। अफवो एक्चुअली में एक जर्मन टर्म है। अगर आप आईआईटी पहुंचे और आपने फॉरेन लैंग्वेज में जर्मन पढ़ी तो आपको ये वर्ड मिलेगा अफवो। एक्चुअली में दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये अफ अलग है AUF और BAU अलग है। सो अफवो इज, अफ इज यूज्ड फॉर अप एंड बाउ इज फॉर बिल्डिंग। सो बिल्डिंग अप इसका एक सिंपल मतलब है अगर इंग्लिश में समझना है तो कोई चीज अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जर्मन में उसके लिए टर्म यूज किया जाता है अफवो। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक ऐड करते चले जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अफवो प्रिंसिपल। तो जर्मन टर्म है। सिंपली हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं ना, मतलब आप इंग्लिश में अगर कोई चीज बोल सकते हैं, बट प्रिंसिपल तो अफवो का ही है ना, तो प्रिंसिपल तो अफवो प्रिंसिपल ही लिखना है। बट कंफ्यूज होना, अफवो इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट, बस इतनी बात याद रखनी, बाकी उसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, कोई पूछ नहीं रहा आपसे, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दे रहा हूँ। आपको कंफ्यूजन रह रहा है क्योंकि हम लोग सीक्वेंस से सारे प्रिंसिपल्स पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो बीच में बिना साइंटिस्ट नेम की कोई चीज आ जाती है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। सो नेक्स्ट टाइम लिख रहे हैं हम लोग एक्सेप्शंस टू अफवो प्रिंसिपल। मैं इसके सारे केस आपके लिए लिखे दे रहा हूँ वन बाय वन, तो आपको एक एक करके सारे कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं। तो सबसे पहला केस तो उसमें जो था वो क्रोमियम का ही था। सबसे पहले क्रोमियम कॉपी करो 24, दिस इज 1s2 2s2 2p6
आप चाहो तो मैं से नियरेस्ट इनर्ट गैस में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिखें। यू कैन सिंपली राइट द नियरेस्ट। अभी एक जो दो इंपॉर्टेंट है वो पहले लिखे देता हूँ, क्योंकि बार बार आपके आएंगे स्कूल एग्जाम या लाइक बोर्ड एग्जाम तक। क्रोमियम एंड कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही पूछे जाते हैं बार बार। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये आपका प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपके नोटिस में आना चाहिए था, कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था एक्चुअली में 4s2 3d4। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख लो होना क्या चाहिए था और है क्या। तो दिस कॉन्फ़िगरेशन शुड बी 4s2 3d4, बट एक्चुअली में कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 4s1 3d5। दूसरा एक्सेप्शन तो आपको प्रिंसिपल इज कॉपर 29। दिस इज 1s2 2s2 बोर्ड एग्जाम 3p6 में डायरेक्ट 3s2 3p6 4s1 3d10। ये दूसरा एक्सेप्शन होगा आपको प्रिंसिपल का। कम से कम ये दो तो मालूम ही होने चाहिए। अगर कोई केवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहा है तो उसको कम से कम ये दोनों एक्सेप्शन जो आपको प्रिंसिपल मालूम होने चाहिए। ये क्यों एक्सेप्शन जो आपको प्रिंसिपल, अभी इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद समझाऊंगा मैं आपको कि व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन, क्यों उसने आपको प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, तो उसका रीजन समझाऊंगा। बट पहले आपको कम से कम ये दो रूल एकदम क्लियरली मालूम होने चाहिए, ठीक है। अब अगर आप मतलब बिल्कुल आगे 12th तक का पूरा सिलेबस IIT जेईई में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अब मैं आपको सारे एक्सेप्शन बता दे रहा हूँ जो आपको प्रिंसिपल में नोटिस में आता है। तो दो तो मैंने बता दिए आपके, अप टू 36 में दो ही एक्सेप्शन है, क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। और उसके आगे के एक्सेप्शन दिख रहा हूँ आपके लिए। सो नेक्स्ट वन इज नियोबियम। नेक्स्ट एक्सेप्शन इफ यू राइट इट इज नियोबियम 41। नियोबियम 41, तो इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस क्रिप्टन है 36। तो 36 तक का कॉन्फ़िगरेशन तो क्रिप्टन की तरह कॉपी कर देना है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल इनर्ट गैस के बेसिस पे लिखे दे रहा हूँ। तो क्रिप्टन तक का कॉन्फ़िगरेशन कॉपी, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इतना कॉन्फ़िगरेशन तो अपने आप लिख देना है। तो 36 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। So out of these 5 electrons, further electron is 5s1 3d 5s1 4d4। अब देखो यहाँ वो प्रिंसिपल के लिए एक्सेप्शन हो गया। क्यों एक्सेप्शन हो गया? क्योंकि हमारे रूल के हिसाब से ये 5s2 3d 4d3 होना चाहिए था। तो s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया, बिना s कंप्लीट करे d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इट इज एक्सेप्शन टू अपोव प्रिंसिपल। क्योंकि अपोव प्रिंसिपल दिमाग में सेट हुआ है ना। अपोव प्रिंसिपल क्या होता है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो पहले पीछे वाला जिस जो लोअर एनर्जी सबशेल है वो पहले फुल होगी, तब नेक्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जबकि यहाँ देखो आपको नोटिस में आ रहा है 4s कंप्लीट हुए बिना 3d में इलेक्ट्रॉन चला गया, कॉपर में क्रोमियम में भी सेम चीज देखो। नियोबियम में हो रही 5s2 होने से पहले 4d में इलेक्ट्रॉन आ गया। जबकि उनके हिसाब से क्या होना चाहिए था? 5s2 पहले फिल होना चाहिए था, तब 4d में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था। तो दिस इज एक्सेप्शन टू अपोव प्रिंसिपल नियोबियम। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में लिखेंगे, दिस इज मोलिब्डेनम 42। तो मोलिब्डेनम के केस में दिस इज क्रिप्टन 5s2 4d सॉरी 5s1 4d5। उसमें भी देखो अपोव प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है 5s1 4d5। तो देखो s1 है और इलेक्ट्रॉन d5 में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 44 यूथेरियम। 44 यूथेरियम में भी लिखेंगे तो क्रिप्टन 5s1 4d7। ठीक है, बाकी नंबर काउंट करते चलना है। क्रिप्टन तक 36 हो गया, 36 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो s में 8 और d में 7। नेक्स्ट वन इफ यू राइट इट इज रोडियम 45। This configuration is krypton 5s1 4d8। After rhodium it is palladium 46। This is krypton 5s1 4d10 सॉरी 5s0 4d10। ये सबसे टिपिकल एक्सेप्शन है। बाकी सब में तो देखो s में एक इलेक्ट्रॉन बचता भी है, इस केस में s खाली हो जाता है, मतलब बिना s में इलेक्ट्रॉन गए सीधे सीधे d में गया। तो ये सबसे टिपिकल एक्सेप्शन है, जो बिल्कुल सबसे अब नॉर्मल बिहेवियर फॉलो कर रहा है। बाकी सबके केस में आपको समझ में आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन s1 में जा रहा है पहले, उसके बाद d में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बट इसमें s0 है,
D10 है, तो आप चाहो तो 5s बिना लिखे भी काम चल सकता है, तो 5s लिखा इसलिए ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आए. 5s0 4D10. Then comes it is silver 47. So this is krypton 5s1 4D10. ठीक है. इसके बाद फर्दर एक्सेप्शंस अगर हम लिखें, so this comes out to be platinum. Next exception is platinum. Platinum atomic number 78. So now its nearest inert gas is xenon. Xenon atomic number is 54. ठीक है. Xenon atomic number is 54. ठीक है. तो उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी 4f14, 6s1 एंड 5d9. आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखना है 78 पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा. Xenon is 54. एटॉमिक नंबर ऑफ यस सर, हो रहा है सर. यस सर. इसके बाद देखो नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज 10th वन. दिस फॉर गोल्ड. गोल्ड एटॉमिक नंबर इज 79. In case of gold it is xenon 4f14, 6s1, 5d10. ठीक है. और अगर एक और लिखना है, ऑल्दो अब एलिमेंट 118 तक नोन है, तो एक एलिमेंट और इसमें ले सकते हो. दिस इज 111 अनियो ट्रिपल यू. इसका नाम क्या है? इसको रोएंटेंजियम बोलते हैं. इसका एक और सिंबल होता है आरजी. IUPAC ने 100 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड सिंबल्स दिए हुए हैं. सो 111 कैन बी रिटन एज UUU, या अगर पुराने कन्वेंशन से सिंबल लिखे तो इट इज रोएंटेंजियम. जब ये डिस्कवर हुआ था तब उसका सिंबल RG था. करंट टाइम में IUPAC ने इनके लिए स्टैंडर्ड सिंबल्स गिवन आउट कर दिया, सो इट इज UUU. ठीक है. तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज रेडॉन. रेडॉन एटॉमिक नंबर 86. 86 के बाद 5f14, 5f14 के बाद 7s1 एंड 6d10. उसके भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख लो, 111 पहुंचना चाहिए. रेडॉन इज 86. ठीक है. यस सर, पहुंच रहा है. 111 पहुंचना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन. तो ये आपके टिपिकल एक्सेप्शन हो गए जिनमें डी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. अब अगर आप एफ वाले भी लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, 7-8 पेज वो भी है. अगर आपके लिए फियर फैक्टर क्रिएट हो रहा हो तो मैं छोड़ सकता हूँ. आपको नहीं फियर फैक्टर क्रिएट हो रहा है, केवल लिख लेना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. फ्यूचर में काम आएगा क्योंकि फिर इस चीज़ को दोबारा नहीं करना पड़ेगा. सर लिखा दीजिए. कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म तो खत्म. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सब याद हो जाए, बट कम से कम आपको ये तो पता रहेगा कि एक्सेप्शन कौन सा होता है. इट्स अप टू यू. यू विश आई कैन राइट, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है. काम मेरा 2 से भी चल जाना था, और सेफ साइड चल रहा है तो ये डी ब्लॉक भी लिख दिया पूरा. अब इसके बाद एफ ब्लॉक केमिस्ट्री है जो तो एडवांस के सिलेबस में भी नहीं, केवल मेंस के सिलेबस में है. बट कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है मेंस के पेपर में, तो इसलिए कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आपको एक बार में सिखा रहा हूँ. आप चाहो तो लिख लो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है. उनको डाउट लगे वो पढ़ना पड़ा फिर करने वाला बात. ठीक है. अदरवाइज लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल बी हेल्पफुल. क्योंकि सब एक साथ लिखना कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग पी ब्लॉक डी ब्लॉक अलग अलग पढ़ेंगे तो उसमें सब एक साथ नहीं आएगा. फिर डी ब्लॉक अलग पढ़ेंगे, एफ ब्लॉक अलग पढ़ेंगे, तो सारे एक्सेप्शन एक साथ नहीं लिखे जा सकते. तो ध्यान रखना है, जितने एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाता है उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है. लास्ट इलेक्ट्रॉन डी वाले केस जो होते हैं उसके ये टोटल 11 एक्सेप्शन हैं, सब लिख दिए मैंने एक साथ आपको. और अब इसके बाद अब आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन हैं, बट आपको एलिमेंट्स पे ध्यान देना है.
अगर हम सारे डी के एलिमेंट काउंट कर लें तो लगभग 40 एलिमेंट होते हैं। आउट ऑफ 40 एलिमेंट्स हमारे केवल 11 एक्सेप्शंस हैं, बाकी सब एकदम फिट बैठते हैं। तब आप अप्रोक्सीमेटली 29 कॉन्फ़िगरेशन एकदम परफेक्ट लिख सकते हैं। सर इसके लिए हम अफबा का ड्रॉबैक बोल सकते क्या सर डी ब्लॉक के लिए सर? बिल्कुल, ये आफो प्रिंसिपल का एक्सेप्शन है, तो मतलब ये और यहाँ पे आफो प्रिंसिपल फेल कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल्स कहीं कहीं पे फेल करते हैं, तो आफो प्रिंसिपल फेल्स एट दिस प्लेस। ठीक है, अब इसी को अगर हम एफ ब्लॉक के लिए भी कंटिन्यू कर दें यहीं पे, तो देखो एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहला रिक्वायर्ड है लेंथेनम। दिस इज एटॉमिक नंबर 57। ठीक है, तो आप एक बार चाहो तो आप वो प्रिंसिपल से अपना कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि एरर कहाँ पे आ रही है। पहले एक बार अपने आप वो प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो अब देखो, अगर हम लोग लॉरेंशियन लेंथेनम 57 से स्टार्ट करें, so configuration for lanthanum is 57 ना, 57 के लिए xenon से काउंट करेंगे, xenon is 54। ठीक है, 54 के बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है 6s2 और ये 5d1 हो जाता है, जबकि एज पर द रूल इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था 4f। आप एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसका एक्चुअल आप वो प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इट कम्स आउट टू बी xenon 6s2 4f1। ठीक है आपने ये नेक्स्ट केस देखेंगे तो इट इज 6s2 4f1 5d1। ओके, एज पर रूल कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था 4f2। ठीक है, 64 ट्राई कर रहे होंगे तो दिस इज xenon 54 एंड देन 6s2 4f7 5d1। ये भी रूल के हिसाब से 4f8 आना चाहिए था, बट देखो एक इलेक्ट्रॉन d1 में जा रहा है। नेक्स्ट वन, इफ यू चेक, इट इज radon 7s2 6d1। ओके, एज पर रूल कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए था 5f1। Next case it is 7s2 6d2। इसके बाद लिखेंगे तो radon 7s2 5f2 6d1। तो जो एक इलेक्ट्रॉन डी में बच जा रहा है वही एक्सेप्शन बना रहा है इसके लिए। इसके बाद 92 ट्राई करेंगे, यूरेनियम लिखेंगे तो इट इज radon 7s2 5f3 6d1। इसमें एक छूट गया, वो देख लीजिए। इसके बाद 93 नेप्टूनियम भी लिखना है। इसमें सिंबल को भी थोड़ा याद रखना है, कभी कभी पीरियोडिक टेबल जब पहुंचेंगे तब इससे एक सवाल आता है कि एलिमेंट विच इज नेम्ड आफ्टर अ प्लैनेट, दिस इज नेपच्यूनियम। अब जानते हो ना, एक प्लैनेट होता है नेपच्यूनियम, तो उसके नेम से इसका नाम लिखा गया है नेपच्यूनियम NP93। तो ये सवाल कभी कभी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने खाली अगर ऐसे पूछ दिया एन एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर अ प्लैनेट, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज, फालतू का सवाल हो गया हमारा। जो वैसे कोई नेपच्यूनियम पूछने वाला नहीं है, बट नेपच्यूनियम की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इज नेम्ड आफ्टर अ प्लैनेट, तो इट्स NP93। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 92 यूरेनियम तक के एलिमेंट जो है वो नेचर में फाइंड आउट होते हैं। नेपच्यूनियम 93 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है जो नेचर में फाइंड आउट नहीं होता, उसको लैबोरेटरी में बनाया जाता है। तो दिस मैन मेड और आर्टिफिशियल एलिमेंट यू कैन से। तो दिस इज radon 7s2 5f4 6d1। and the last one is 96 curium. This configuration is radon
7s2 5f7 6d1। ये आपके टोटल 20 एक्सेप्शन हो गए। अगर आप ये सब सेट कर लोगे तो काम खत्म। फिर आप उसके बाद कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एज पर आपका प्रिंसिपल लिख सकते हो। इन सारी जगह पे आपको एक्सेप्शन ध्यान से नोटिस में आना चाहिए। इन ऑल द प्लेसेस जो अभी मैंने सीरीज लिखी है, इन सबके एक्सेप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? D1 की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन D में चला जा रहा है वो एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन D में जाके पीछे वाले एलिमेंट पे रहे, पीछे वाले सबशेल में रहे, तो ये कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होंगे। ऑल दीज आर एक्सेप्शन बिकॉज ऑफ दिस 6d1 और 5d1। ठीक है सर लैंथेनियम होता है एफ ब्लॉक का या डी ब्लॉक का? लैंथेनम एक्चुअली में D ब्लॉक होता है। यही सब तो क्वेश्चंस आएंगे, तभी तो इनके कॉन्फ़िगरेशन तो मैं पहले से बता रहा हूँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये चीज़ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी पीरियोडिक टेबल में पहुंचेंगे और वहाँ पूछा जाएगा लैंथेनम इज D ब्लॉक एलिमेंट एक्सप्लेन, तब तुम्हें इसका कॉन्फ़िगरेशन यही लिखना पड़ेगा 5d1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें F में जा ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है D में। तो क्या आप वो प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 4f1, सारा काम बिगड़ जाएगा। आप उसे अननेसेसरी F ब्लॉक लिख दोगे। तो सब क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे, इसीलिए तो मैं पहले से बता दिया। हर एक चीज़ को पूछने का एक तरीका है। जैसे थोरियम और यूरेनियम दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। लैंथेनम एक्टिनियम के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। नेपच्यूनियम मैंने बताया कि एक प्लेनेट के नेम से सेट है। वैसे क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए सारे केस मैंने आपको एक साथ हैंडल करने बता दिए। थोड़ा एफर्ट मारोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू जस्ट नोट डाउन वन और टू लोग हैं थोड़ा सा बस, तो आपको एकदम से लॉजिकली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो F में था वो D में चला गया, बस इतना लॉजिक है। तो वो चीज़ अगर आप याद कर लोगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट थिंग है आपको एलिमेंट याद हो जाए तो कॉन्फ़िगरेशन तो आप अपने आप सही कर लोगे। सर मतलब एस से पी ब्लॉक में नहीं गया, डायरेक्ट डी ब्लॉक में चला गया सर। हाँ, पहले F ब्लॉक आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना। अगर ऐसा आप आफो प्रिंसिपल से कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लैंथेनम का यस सर, तो फिर पी आएगा सर। होगा यहाँ पे। जैसे अगर हम अकॉर्डिंग टू आफो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अगर इस चीज़ को, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा ज़ेनॉन 6s2 4f1। और देखो ऐसा नहीं है, अभी आईआईटी वाले ये भी पूछ सकते हैं कि लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन आप वो प्रिंसिपल से लिखो, तब तुम ये नहीं लिख सकते, तब तुम्हें आप वो वाला लिखना पड़ेगा। दोनों समस्याएं हैं। मतलब आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू अफो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम इज, तो आंसर लिखना पड़ेगा 6s2 4f1। और अगर सवाल आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनम इज, देन इट इज 6s2 5d1। ऐसा नहीं है कि तुम आपको को इग्नोर मार के काम चला लोगे हर बार। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है कि आपको अकॉर्डिंग टू अफो प्रिंसिपल कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़े, तो आपको वो भी लिखना आना चाहिए। तो अगर अकॉर्डिंग टू अफो इसका प्रिंसिपल इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो दिस विल बी ज़ेनॉन 6s2 4f1। ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। आपको देखो एक्सेप्शन अब क्लियरली समझ आ रहा होगा। जहाँ जहाँ पे भी कंफ्यूजन आ रहा है आप अकॉर्डिंग टू अफो प्रिंसिपल साथ में पैरेलल में लिख लीजिए। वो तो मैंने आपको रूल से सिखाई रखा है, तो सबके आप कोशिश करना कि जितने मैंने एक्सेप्शन लिखे सबके कॉन्फ़िगरेशन आप अकॉर्डिंग टू अफो जरूर लिख लेना आगे। दैट विल बी गुड। अगर आप इन सबके कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अफो प्रिंसिपल साथ में लिख लोगे तो इट विल बी गुड। लिख लोगे या मैं लिखूं? नहीं तो नेक्स्ट टाइम हम लोग देखो ये सीखना चाहते हैं कि अफो प्रिंसिपल का जो एनर्जी ऑर्डर है वो कैसे सेट किया गया। उसके लिए एक इन जनरल टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं n+l रूल। सो राइट डाउन द टर्म n+l रूल। n+l रूल। तो देखो जब तक हम लोगों ने बोहर मॉडल पढ़ा था तब तक ये चीज क्लियरली नोन थी कि एक शेल के अंदर एनर्जी सेम होती है, बट जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी कंसीडर करना पड़ रहा है। इस वजह से एनर्जी लेवल सब शेल के लेवल पे भी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो इन जनरल अगर हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि किस सब शेल की एनर्जी ज्यादा होगी तो वहाँ पे एक जनरल रूल अप्लाई कराया जाता है, इसको बोलते हैं n+l रूल। नाम से क्लियर है, n+l मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर से हम डिसाइड करेंगे कि किस सब शेल की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली दो रूल्स होते हैं।
दोनों रूल एक एक करके लिखेंगे, पहले पॉइंट पे लिखिए इस चीज को. So write down, in case of single electron system, in case of single electron system, जो कि बोहर ने बताया था, energy depends on, in case of single electron system, energy depends on principal quantum number, energy depends on principal quantum number but for multi-electron system, but for multi-electron system, but for multi-electron system, energy of electron, energy of electron depends on principal quantum number and azimuthal quantum number. Depends on principal quantum number and azimuthal quantum number. And azimuthal quantum number. Depends on principal quantum number and azimuthal quantum number. और ये सब शेल्स की जो एनर्जी का डिफरेंट आने का लॉजिक है, इसका प्राइमरी रीजन होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन. ये पॉइंट भी आगे ऐड कर लेना है. So write down the main reason for having different energies of the subshell. The main reason for having different energies the main reason for having different energies of the subshell is the mutual repulsion of the subshells is the mutual repulsion among the electrons in multi-electron atoms. Mutual repulsion among the electrons in a multi-electron atom. In a multi-electron atom. लॉजिक समझ में आया? बोहर ने यही अवॉइड करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की स्टडी की थी, इसीलिए हमने उसको ड्रॉबैक ऑफ बोहर मॉडल कंसीडर किया था, क्योंकि ये स्मार्टनेस दिखा रहा था. तो बोहर ने इस चीज को अवॉइड करने के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखा. अगर ऐसा लगता है कि वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्टडी करना चाह रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन नहीं बताया था, कोई ड्रॉबैक नहीं था. और इसने जो स्पेशल क्लासिफिकेशन क्रिएट किया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन अलग से स्टडी करेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन अलग से स्टडी करेंगे, तो उसमें ये चीज़ क्लियरली समझ आ रही थी तो लेटर स्टेज पे स्टडी हुई कि बोहर ने कहीं ना कहीं ये चीज़ अवॉइड करने की कोशिश की कि हम इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं काउंट करेंगे, जबकि उसके बारे में उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए था. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स मॉडल. अभी देखो आपको ये चीज़ क्लियरली समझ आएगी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी जो है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन नहीं है. तो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसी से उसकी एनर्जी डिफाइन हो जाएगी. बट जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो दो टर्म पे डिपेंडेंट होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर. जो आपको क्वांटम नंबर्स बताए थे तब ये चीज़ हाईलाइट कराई थी.
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं होता और स्पिन क्वांटम नंबर का एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं होता। तो जो मेन रीजन है इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जीज का डिफरेंट होना सबशेल में, वो म्यूचुअल रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से एनर्जीज में डिफरेंस आ जाता है। तो उसको डील करने के लिए हम लोग रूल फॉलो करते हैं, n+l रूल, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एनर्जी डिपेंड कर रही है n और l दोनों पे। यहाँ पे दो रूल्स डिफाइन करते हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके रूल्स लिखने शुरू कर रहे हैं। पहला रूल लिखेंगे, सो राइट डाउन, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, in a multi-electron system, in a multi-electron system, the subshell for which n plus l is more, n plus l का मतलब समझ रहे हो, sum of principal quantum number and azimuthal quantum number. So in a multi-electron system, the subshell for which n plus l is more, yes, so for which value of n plus l is more, for which value of n plus l is more, in a multi-electron system, the subshell for which the value of n plus l is more have higher energy. तो जिस सबशेल की n plus l की वैल्यू ज़्यादा आएगी उसके लिए एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी। अब एक केस हो सकता है जहाँ पे n plus l की वैल्यू टाई कर जाए, तो जिस केस में n plus l वैल्यू टाई करेगी, उस केस में जिसके लिए वैल्यू ऑफ n ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरा केस में लिखना है, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, in a multi-electron system, if value of n plus l is same for two subshells, then the subshell with greater value of n have more energy. तो दो रूल हो गए। पहले तो n plus l की वैल्यू कंपेयर करनी है, जिसके लिए n plus l की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अगर कहीं पे n plus l की वैल्यू टाई हो गई तो फिर उस केस में जिसकी वैल्यू ऑफ n ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो दीज आर टू रूल्स जिससे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सेट कर पाते हैं। तो आप देखो इन रूल्स को फॉलो करते हो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में लेट्स से कंपेयर एनर्जी ऑफ 3D एंड 4s। हम 3D और 4s की एनर्जी कंपेयर करना चाहते हैं। तो देखो सिंपल रूल है, आप n प्लस l निकालो पहले। तो 3D के n की वैल्यू 3 हो गई और l की वैल्यू 2 हो गई, तो n प्लस l 5 हो गया। और 4s के लिए n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, तो n प्लस l 4 आ गया। n प्लस l देखो 5 आ रहा है किसके लिए, 3D के लिए। तो एनर्जी ऑफ 3D विल बी मोर देन 4s। इसीलिए इलेक्ट्रॉन देखो पहले 4s में जाता है फिर 3D में जाता है। समझ आई टेक्निक? दूसरा क्वेश्चन लिखें अगर हम, कंपेयर एनर्जी ऑफ 3D एंड 4p। कंपेयर एनर्जी ऑफ 3D एंड 4p। तो फिर से वही n प्लस l लगाना है। 3D के लिए तो n प्लस l ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5,
4 पी के लिए निकाल लीजिए, तो 4 + 1 5 आ जाएगा। इस केस में देखो 3D के लिए तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, N3 L2, तो N + L 5 होगा। 4 पी के लिए लिख देते हैं बस, तो 4 पी के लिए N हो गया 4, L हो गया 1, तो N + L 5 आ गया। अब देखो 3D और 4 पी के दोनों के लिए N + L सेम आ रहा है, तो जिसका N ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो N किसका ज़्यादा है? 4 पी का, तो एनर्जी ऑफ 4 पी विल बी मोर देन 3D। समझ आया? ये हम लोग N + L रूल लगा के किसी की भी एनर्जी कंपेयर कर सकते हैं, तो फिर भी रिकमेंडेड तरीका भी वही है कि आप तुरंत अबव प्रिंसिपल की टेबल से डिसाइड करो, क्योंकि अगर एक दो कंपेयर करना होता है तब तो ठीक है, बट अगर बहुत बड़ा डेटा कंपेयर करना है तो फिर एस रूल से बार बार निकालने में बहुत टाइम लगेगा। अगर केवल एनर्जी कंपेयर करनी है 3-4 सबशेल्स की, तब तो आप फटाफट N + L रूल लगा सकते हैं, बट कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए पूरा एनर्जी ऑर्डर क्रिएट करना है तो वो अबव प्रिंसिपल ही सेफ साइड है। हाँ, आपको कहीं कंफ्यूजन आ जाए अबव प्रिंसिपल है तो आप N + L रूल लगा के चेक कर सकते हो, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा एनर्जी किसकी ज्यादा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए, कंपेयर एनर्जी ऑफ 4F 5D 6S and 6P and 7S। सर इन सबको एक साथ कंपेयर करेंगे सर? हाँ, सबके ऑर्डर लिखना है आपको सीधे सीधे, तो कंपेयर द एनर्जी ऑफ 4F 5D 6P 7S and 5F। कंपेयर एनर्जीज ऑफ 4F 5D 6P 7S and 5F। इनकी आपको एनर्जीज कंपेयर करनी है। तो लॉजिक फिर से वही सिंपल है, आपको सबसे पहले सबका N + L लिख रिपोर्ट करना है, तो एक एक करके लिखो। 4F के लिए N की वैल्यू हुई 4, L की वैल्यू हुई 3, तो N + L हुआ 7। इसके बाद लिखेंगे 5D। 5D के लिए N की वैल्यू हुई 5, L की वैल्यू 2, N + L 7। नेट इज 6P, N की वैल्यू 6, L की वैल्यू 1, N + L 7। 7S, N = 7, L = 0, N + L 7, and then it is 5F, so N = 5, L = 3, N + L हो गया 8। तो सबसे ज्यादा N + L किसका आ रहा है? 5F का। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखेंगे, तो 5F की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, 5F की एनर्जी सबसे ज्यादा हो गई। बस अब बाकी सब में N + L सेम है, तो इसका N ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो आगे कंपेयर करोगे तो नेक्स्ट लेवल विल बी 7S 6P 5D 4F। ये आपका आउट ऑफ एनर्जी आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए प्रॉपर्ली। राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, राइट डाउन फाइंड आउट द सबशेल्स हैविंग एनर्जी, फाइंड आउट number of subshells having energy more than 5S but less than 7P। या less than that of 7P लिख लो। Find out the number of subshells having energy more than 5S but less than that of 7P। तो आपको उन सबशेल्स का नंबर लिखना है जिनकी एनर्जी 5S से ज्यादा है और 7P से कम है। ठीक है, तो
देखो इस क्वेश्चन को आंसर करने का एक तरीका तो सिंपल है कि आप आपो प्रिंसिपल वाली टेबल उठाओ फटाफट और कॉपी करके डायरेक्ट आंसर लिख दो क्या कह रहा है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लिखूं तो 5s के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल होता है 40, 40 के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल है 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s, 7s के बाद 5f और 5f के बाद 7s। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी हो गया फ्रॉम आपो प्रिंसिपल की टेबल। जो आपको प्रिंसिपल टेबल है उसको एग्जैक्टली देखो तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी पता चल गया। तो 5s से ज़्यादा और 7s से कम की एनर्जी लिखनी है, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसका आंसर 8 हो जाएगा। नहीं तो उसका आंसर 8 आएगा। 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s। चलिए एक मिस हो गया इसमें, 6d और आएगा, एक मिनट। 5f के बाद आएगा 6d, फिर आएगा 7p, एक और हो जाएगा। सो इट्स आंसर विल बी 9। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ कि अगर किसी को सीधे सीधे आपको प्रिंसिपल याद है की टेबल्स आइडिया है तो फटाफट हमें लिख देना। अदरवाइज फिर एक और तरीका है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देयर इज अनदर वे, हम टेबल नहीं ड्रॉ करना चाहते तो n+n रूल भी अप्लाई कर सकते हो। तो एक दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक्चुअली में 5s से स्टार्ट करना है। तो 5s के अगर n+n लिखेंगे तो ये 5 + 0 यानी 5 आ जाएगा और हमें 7p तक जाना है। तो 7p तक के लिए n+l की वैल्यू लिखेंगे तो 7 + 1 8 लाना है, यानी कि n+l 5 से लेके 8 के बीच के सारे केस लिख दिए जाए। n+l 5 से लेके 8 तक के सारे केस लिख दिए जाए तो काम बन जाएगा। और देखो अगर हम n+l की वैल्यू लिख रहे हैं 5 6 7 8, चारों केस चेक कर लिए जाए। ठीक है, अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ n+l लिखते चलते हैं हम लोग। तो 5 लाने के लिए 5 + 0 लिख सकते हो, नेक्स्ट 4 + 1 लिख सकते हो और इसके बाद 3 + 2 लिख सकते हो। तो हमें एनर्जी 5s से ज़्यादा चाहिए, तो मतलब इस केस में तो एक भी नहीं इंक्लूड करना है। समझ आ रहा ना, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट एनर्जी वो 5s की है, क्योंकि जिस अब n+l सेम होता है तो जिसका n ज़्यादा होता है उसके लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो 3d 4p और 5s में तो हाईएस्ट एनर्जी 5s और हमें 5s से ज़्यादा लिखना है, मतलब इस लिस्ट का तो एक भी मेंबर नहीं काउंट करना है। नेक्स्ट लिस्ट में चलेंगे तो इट इज 6 + 0 5 + 1 देन 4 + 2 अब इसके बाद देखो 3 + 3 नहीं लिख सकते। इसके बाद 3 + 3 अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि l की वैल्यू n के बराबर कभी नहीं हो सकती, तो ये केस काउंट नहीं करना है। तो इसमें जितने भी केस लिखे हैं सबकी एनर्जी सर्टेनली ग्रेटर देन n+l ग्रेटर देन 5s होगी, क्योंकि सबके लिए n+l 6 आ रहा है, तो उसकी एनर्जी सर्टेनली ग्रेटर देन 5s हो जाएगी। अब 7 वाले केस लिख लो। 7 में 7 + 0 एक केस, दूसरा केस हो जाएगा 6 + 1 7, तो 6 + 7 मतलब 6p, देन 5 + 2 मतलब 5d, देन 4 + 3 4f। इसके बाद का कोई केस पॉसिबल नहीं है। और फिर 8 में आएंगे तो इट इज + 0, दिस इज 8s। फिर इसमें लिखेंगे नेक्स्ट इज 7 + 1 which is 7p, then 6 + 2 which is 6d, then 5 + 3 this is 5f। अब इसके बाद 4 + 4 नहीं लिख सकते, दैट इज नॉट अलाउड। so these are the possible cases। अब अगर इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी यहीं पे फिट करते हैं सबके लिए, तो आपको पता है कि अगर n+l सेम होता है तो जिसका n ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और
अगर n प्लस एल सेम होता है, सॉरी n प्लस एल ज्यादा होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है, और n प्लस एल अगर सेम होता है तो जिसमें n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी यहाँ मार्क करूँ, ये ऑर्डर होगा इसमें। ये बनेगा एनर्जी का ऑर्डर। और 5s से ज्यादा वाली एनर्जी अगर मार्क करेंगे तो देखो 1 2 3 ये हो गए, 4 5 6 7, और आपको किससे कम लिखना है, 7p से कम लिखना है, तो ये 7p है, तो और ये इंक्लूड करना, ये आपका आंसर 9 आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ मेथड, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक सर लेकिन सर वो टेबल देके दूसरा रास्ता आप n प्लस एल रूल लगा सकते हो। तो दो रूल है n प्लस एल में, जिसमें n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसका n प्लस एल सेम होगा उसमें n ज्यादा वाले की ज्यादा एनर्जी होगी। तो हमें 5s से 7p तक लिखना था, तो 5s से ज्यादा एनर्जी हुई 4d, 5p 6s, then 4f 5d, 6p 7s, then 5f and 6d। तो टोटल 9 सबशेल्स हो गए जिनकी एनर्जी 5s से ज्यादा है और 7p से कम है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है हमें। दिस इज JEE Advanced 2015 क्वेश्चन। It is given not considering the electronic spin, the degeneration of second excited state n equal to 3 of hydrogen atom is 9, while the degeneration of second excited state of H minus is। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, बहुत ही बढ़िया सवाल है, और आपको इसमें ये भी पता चलेगा कि IIT वाले देखो कैसे परेशान करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जहाँ लिखा है ना, नॉट कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक स्पिन, द डीजनरेशन ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9। इतनी बात क्वेश्चन में खाली फालतू में लिखी हुई है। ये उन लोगों ने लिखी है जो क्वेश्चन में टाइम खराब करना चाहते हैं, तो वो कैसे थोड़ा बहुत तुक्का मारेंगे, इधर उधर टाइम कैसे पास करेंगे, तो उनके लिए ये बात लिखी हुई है। क्वेश्चन तो केवल इतना भी हो सकता था, अगर खाली इतनी बात भी पूछी जाती है, डीजनरेशन ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस, तो भी काम बन जाता। अब यहाँ देखो 2-3 मेन ट्रिक्स हैं जिन पे ध्यान देना है। सबसे पहली चीज आपको नोटिस करनी है कि डीजनरेशन ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया है, तो हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन एटम जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें एक शेल के अंदर सारी सबशेल की एनर्जी सेम होगी। एक शेल के अंदर सारी सबशेल की एनर्जी सेम होगी, तो उसने एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 दिया हुआ है। n इक्वल टू 3 मतलब इसके अंदर 3s 3p और 3d 3 सबशेल्स होंगे, ऑल विल हैव सेम एनर्जी, क्योंकि थर्ड शेल में सबकी एनर्जी सेम आएगी। तो अगर हम इसकी डीजनरेसी लिखेंगे, तो डीजनरेसी का मतलब बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी। तो अगर इसकी डीजनरेसी लिखेंगे तो आएगा 1 + 3 + 5 इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो उसको वेरीफाई करके भी क्या करना है, समझ आई बात। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको वेरीफाई कर पाए नहीं कर पाए, ये तो मुझे नहीं पता। टाइम किल करने के लिए तो अच्छा था ये चीज़, तो उसका मतलब इसका तो कुछ भी नहीं करना था, वो तो 9 आएगा ही, पता है। अब ये चीज़ बताई इसलिए गई थी ताकि तुम्हें याद आ जाए कि हाइड्रोजन के अंदर एक शेल के अंदर सबकी एनर्जी सेम होती है, और अगर आप धोखे से H माइनस को हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक समझ गए तो काम बिगड़ जाएगा। देख रहे हो, सवाल गलत करवा लेते हैं IIT वाले, तुम गलत करते नहीं हो, दे आर फोर्स्ड टू डू इट रॉन्ग। अब जो H माइनस है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह से। कैसे ट्रीट करेंगे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की तरह से। सब प्रिकॉशन देखो मैंने तुम्हें सिखा रखी है पहले से। तो हाइड्रोजन देख के H माइनस देख के इसको हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक नहीं समझ लेना गलती से भी, क्योंकि सिंबल देख के हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक डिसाइड नहीं करते हैं। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक कैसे डिसाइड करते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। ठीक है, S सबशेल में 1 ऑर्बिटल, P सबशेल में 3 ऑर्बिटल, D सबशेल में 5 ऑर्बिटल। तो डीजनरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखेंगे तो 9 आएगी थर्ड एनर्जी लेवल पे, सबकी एनर्जी सेम होगी। S सबशेल का 1 ऑर्बिटल, P सबशेल के 3 ऑर्बिटल और D सबशेल के 5 ऑर्बिटल, इन सबकी एनर्जी सेम होगी। दैट्स व्हाई डीजनरेसी इज 9।
लेकिन जब H माइनस लिखेंगे तो H माइनस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसके लिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी बनेगा, इसके लिए जो इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का बनेगा वो क्या होगा बताओ। 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, ऐसे आगे लिखते चले जाएंगे जितनी जरूरत पड़ेगी। तो उसने पूछा वाइल द डीजेनरेसी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एट H माइनस। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ H माइनस चेक करना है, तो इसके हिसाब से ग्राउंड स्टेट हुआ 1s। क्यों ग्राउंड स्टेट 1s हुआ? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 लिखेंगे मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन 1s में ही होने चाहिए, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। नेक्स्ट एनर्जी लेवल को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट एनर्जी लेवल इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसका अगला वाला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपसे पूछा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का आपको डीजेनरेसी लिखना है। तो यहाँ पर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी हुई हमारे लिए? 2p। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 2p। तो डीजेनरेसी ऑफ 2p लिखना है आपको। तो डीजेनरेसी ऑफ 2p लिखेंगे तो 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी? 3। 3 आंसर 3 हो गया। सो ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी इज डीजेनरेसी। तो H माइनस मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी क्या होगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। तो 1s इसका ग्राउंड स्टेट हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2s हुआ, सेकंड एक्साइटेड स्टेट 2p हुआ। तो 2p के अंदर कितने ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के हैं? 3। तो उसकी डीजेनरेसी कितनी आएगी? 3। तो उसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है।